मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम रजनी मैम और आशा करती हूँ कि आप सभी घर पर सुरक्षित होंगे। आज हम आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम के पाठ 2 फसलों के त्योहार का अध्ययन करेंगे। पाठ शुरू करने से पहले हम जान लेते हैं कि जो भारत है वह विविधता में एकता का प्रतीक है। यहाँ भिन्न भिन्न संप्रदाय के लोग मिलजुल कर त्यौहार मनाते हैं और इसी विशेषता के आधार पर भारत देश जो है वो पूरे विश्व में जाना जाता है। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता है। कहाँ तो खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए और यहाँ हम सूरज के इंतज़ार में आस लगाए बैठे हुए हैं। पूरे 10 दिन हो गए, सूरज लापता है। आज सुबह तो रजाई से निकलने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। तो इसमें जो लेखक है वो कह रहे हैं कि सारा दिन जो है, पूरा दिन जो है बोरसी मतलब होता है अंगीठी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता है। मतलब सारा इतनी ठंड हो रखी है कि सारा दिन जो है अंगीठी जलाकर उसके सामने हाथ तापते हुए के लिए बैठ जाते हैं। और कहा खिचड़ी के समय, खिचड़ी का मतलब है यहाँ पर मकर संक्रांति के त्यौहार से है। तो कह रहे हैं कि वो जनवरी के महीने में आपने देखा होगा कि जो मकर संक्रांति का त्यौहार आता है और उस समय तक जो ठंड होती है वो थोड़ी कम हो जाती है। और वो कह रहे हैं कि धूप में इस समय जो है गर्माहट शुरू हो जाती है, मतलब ठंड कम हो जाती है। और यहाँ हम सूरज के इंतज़ार में आस लगाए बैठे हुए हैं। और कहाँ तो हम ये देखो कि सूरज को इतने दिन हो गए, हम सोच रहे हैं कि कब सूरज के दर्शन हो गए। आज पूरे 10 दिन हो गए सूरज लापता है, मतलब पूरे 10 दिन से सूरज जो है निकला नहीं है, वो गायब है। इसका मतलब जो है वहाँ पर अभी कोहरा है या धुंध फैली हुई है, जिसकी वजह से हमें सूरज दिखाई नहीं दे रहा है। आज सुबह तो रजाई से निकलने की हिम्मत ही नहीं होती। ठंड इतनी ज़्यादा हो रखी है कि सुबह जो है रजाई से निकलने का मतलब सोच भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जब ठंड होती है तो सबको जो होता है रजाई के अंदर गर्माइश मिलती है, तो उससे बाहर निकलने की जो कह रहा है इतनी ठंड हो रखी है बाहर कि उससे निकलने का मन ही नहीं हो रहा है। बाहर देखने से तो समय का अंदाज़ा बिल्कुल नहीं हो रहा, लेकिन घर में हो रही चहल पहल अब पता चल रही है। रह रहकर कानों में कभी चांपाकल के चलने की और पानी के गिरने की आवाज़, तो कभी किसी के हाथ लगाने की आवाज़ आ रही थी। जा भाग के देख, केरा के पत्ता आइल कि ना, आज ई लोग के उठे के नईखे का, बोल जल्दी तैयार हो खस, अब तो उठने में ही भलाई है। ठंड इतनी ज़्यादा हो रही थी कि समय का अंदाज़ा बिल्कुल भी बाहर से बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा था कि सुबह हो रही है या फिर इस समय कितने बजे हैं, कितना टाइम हो रखा है। लेकिन घर में लोगों की चहल पहल आने जाने से ये पता चल रहा था कि मतलब सुबह हो गई है। रह रहकर कभी कानों में कभी चांपाकल किसे बोलते हैं, हैंडपम्प को। तो कह रहे हैं कि पानी जो है थोड़ी थोड़ी देर में जो है कानों में हैंडपम्प के चलने की आवाज़, तो कहीं पर पानी के गिरने की आवाज़, तो कहीं पर जैसे कोई किसी को बुला रहा हो, जोर से जब किसी को चिल्लाकर आवाज़ लगाते हैं तो उसको बोलते हैं हाक लगाना। तो कह रहे बाहर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। जा भाग के देख, दौड़ कर जा और देख केले के पत्ते आए हैं कि नहीं आए हैं, आज ये लोग के उठे कि नहीं खा, मतलब आज ये लोग उठेंगे कि नहीं, बोलो इनको जल्दी से तैयार हो जाओ, अब तो उठने में ही भलाई है। वो कह रहे हैं जब सब उठ चुके हैं तो इसका मतलब सुबह हो चुकी है, तो अब हमें उठ जाना चाहिए। नहा धोकर हम सभी एक कमरे में इकट्ठा हुए। दादा और चाचा ने क्या सफ़ेद चकाचक मान लगी धोती और कुर्ता पहना हुआ है। कह रहे कि हम सब नहा धोकर सभी लोग जो हैं एक कमरे में आ गए। और जो दादा और चाचा थे उन्होंने सफ़ेद रंग की क्या पहनी हुई थी, धोती और कुर्ता, और जिस पर क्या लगा हुआ था, मांड लगी हुई थी। मांड होती है जो चावल हम जब पकाते हैं तो उसका जो पानी होता है उसको हम छान देते हैं। तो वो जो थी उन्होंने धोती पर मांड लगा रही थी, जिससे दादा और चाचा की जो धोती और कुर्ता था वो बहुत चकाचक चमक रहा था। खिचड़ी में ऐसन ठाठ हम पहले कब्बो न देख, नी सारा देह कनकना देता। वो कह रहे खिचड़ी की हमने ऐसे ठाठ बाट पहले हमने अपनी ज़िंदगी में कभी भी नहीं देते, जिससे कि हमारा पूरा जो शरीर है वो कनकना रहा था। पापा ने कहा शायद आज धोती में उन्हें ठंड कुछ ज़्यादा लग रही है, क्योंकि ठंडी इतनी ज़्यादा थी। और दिन जब वो धोती पहनते थे तो उन्हें ठंड नहीं लगती थी, लेकिन उस समय 10 दिन तक सूरज ही नहीं निकला था, जिसके कारण ठंड कुछ ज़्यादा ही रही थी। और वो जो धोती के अंदर जो उन्होंने धोती पहनी हुई थी उसको पहनने के बावजूद भी उन्हें ठंड लग रही थी।
सामने मच्छिया पर खादी की सफ़ेद साड़ी पहने हुए दादी बैठी थी। मच्छिया होता है पलंग, छोटा पलंग जिसको हम खाट भी बोलते हैं। तो कहते हैं जो दादी थी उन्होंने खादी की सफ़ेद रंग की साड़ी पहनी हुई थी और वो खटिया पर बैठी हुई थी। आज दादी ने अपने बाल धोए हैं, झक सफ़ेद सेमल की रुई जैसे हल्के फुल्के बाल। तो दादी ने जो है आज नहाते हुए अपने बाल भी धो रखे हैं। तो आज उनके बाल जो है धोने से जो है हल्के हो गए हैं और बिल्कुल सफ़ेद जैसे रुई होती है। गौर से देखने पर भी एक काला बाल नज़र नहीं आता। अगर आप गौर करेंगे तो दादी के सर पर क्या नहीं है, एक भी काला बाल नहीं है। बिल्कुल धुली धुली सी लग रही हैं दादी। जो दादी है बहुत धुली धुली सी लग रही है। नहा धो के जब कोई आता है, बाहर आता है तो कितना साफ सुथरा लगता है। उनके सामने केले के कुछ पत्ते कतार में रखे हैं जिस पर तिल, मीठा मीठा मतलब गुड़, चावल आदि के छोटे छोटे ढेर पड़े हुए हैं। तो कह रहे दादी के सामने जो है कतार में जो है केले के पत्ते हैं और जिसके ऊपर तिल, गुड़, चावल आदि छोटे छोटे उनके ढेर रखे हुए हैं। हमें बारी बारी से उन सभी चीज़ों को छूने और प्रणाम करने के लिए कहा गया। फिर हमसे सभी से ये कहा गया कि बारी बारी से ये जो चीज़ें रखी हुई हैं दादी के सामने इन सबको छूना है और इनको प्रणाम करना है। जब सबने ऐसा कर लिया तो उन सभी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करके दान दे दिया गया। फिर क्या किया, जब सबने उन्हें छू लिया और प्रणाम कर लिया तो उन सभी चीज़ों को एक जगह पर इकट्ठा कर लिया और फिर उसको दान में दे दिया। आज तो अप्पी दीदिया बुरी फंसी, उन्हें न तो चूड़ा दही पसंद है और ना ही खिचड़ी, पर आज तो फरमाइशी नाश्ता नहीं चलेगा। मतलब अप्पी मतलब बड़ी होती है बहन, तो कहना आज तो बड़ी बहन जो बुरी तरह से फंस गई है, उन्हें तो ना तो दही चूड़ा पसंद है और ना ही उन्हें खिचड़ी पसंद है। लेकिन आज कोई दूसरा फरमाइशी नाश्ता तो बनेगा नहीं क्योंकि त्यौहार है, तो सबको जो चीज़ बना है वही खाना होगा। उन्हें दोनों ही चीज़ें खानी पड़ेंगी। आज खिचड़ी जो है, आज खिचड़ी है तो अब तो उन्हें खानी ही पड़ेगी। खिचड़ी खाने के बाद सभी ने गया से आए तिल, गुड़ और चीनी के तिलकुट को बड़े चाव से खाया। खाते खाते मैं सोच रही थी कि कितनी अलग है ना यह खिचड़ी जो अभी हम मना रहे हैं। तो कहते कि खिचड़ी खाने के बाद सभी ने, गया एक शहर का नाम है, तो कह रहे वहाँ से जो तिल आए हुए थे उनको खाया, गुड़ और चीनी के तिलकुट, उन सबको बड़े चाव से सबने बहुत मतलब मज़े लेकर खाया। खाते खाते बीच में मुझे ऐसा लगा कि ये जो खिचड़ी है ये कितनी अलग है जो अभी हम मना रहे हैं। स्कूल में हम जो खिचड़ी मनाते थे उनकी अलग ही मस्ती हुआ करती थी कि स्कूल के समय में जो हम खिचड़ी खाते थे, कह रहे उसका अलग ही मतलब उसका अलग ही मज़ा था। छुट्टी का दिन, नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर और फिर टापू पर बालू में दौड़ते हुए पतंग उड़ाना या उड़ाने की कोशिश करना। तो छुट्टी का दिन होता था, वो जब हम पिकनिक के लिए जाते थे स्कूल के समय में, नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर, और गंगा नदी की सैर नाव में बैठकर करते थे। फिर जो टापू था वहाँ पर बालू, बालू मतलब रेत, रेत में दौड़ते हुए पतंग उड़ाना और या फिर उड़ाने की हम कोशिश करना। कितना मज़ा आता था। इधर हम पतंग उड़ाते थे और वहीं थोड़ी दूरी पर गुरुजी, विमला दीदा, आनंद जी, झिलमिट भैया सब मिलकर ईंट से बने चूल्हे पर बड़े बड़े कढ़ाओं में खिचड़ी बनाते थे। और कह रहे कि हम सब पतंग उड़ाते थे और जो थोड़ी वहाँ से थोड़ी कुछ ही दूर पर जो गुरुजी थे और जो विमला दीदा थे, आनंद जी और झिलमिट भैया, ये सब मिलकर मिट्टी का ईंट का एक चूल्हा बनाते थे और उसके ऊपर बड़ी सी कढ़ाई रखकर उसमें खिचड़ी बनाते थे। हम भी बीच बीच में अपनी पतंगों को सुस्ताने का मौका देते हुए मटर और प्याज छीलने बैठ जाते। कभी कभी कह रहे हम भी बीच में मतलब पतंगों को थोड़ी देर के लिए सोचते थे कि इनको थोड़ी देर रेस्ट दे देते हैं और तब तो थोड़ी देर हम क्या छील लेते हैं, मटर और प्याज छीलने के लिए बैठ जाते थे। वैसी खिचड़ी फिर दोबारा खाने को नहीं मिली। वाकई ढंग कैसा भी हो पर है ना खुशियों का त्यौहार। यानी खिचड़ी को कह रहे जैसा हम उस समय खाते थे फिर हमें दोबारा ऐसी खिचड़ी खाने को नहीं मिली। कह रहे वाकई में उसका ढंग तरीका कैसा भी हो, लेकिन पर ये तो क्या है, खुशियों का त्यौहार है। जनवरी माह के मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई ना कोई त्यौहार मनाया जाता है। वो कह रहे हैं कि जनवरी महीने के बीच में भारत जो है इतना बड़ा देश है, इसके सभी प्रांतों में, सभी प्रांत का मतलब है राज्यों में, तो फसलों से जुड़ा कोई ना कोई त्यौहार मनाया जाता है। कोई फसलों के त्यौहार हो जाने पर खुशी बांटता है तो कुछ लोग इसी उम्मीद में खुश होते हैं कि अब पाला कम होगा। वो कह रहे हैं कि जो कई लोग तो होते हैं कि जब फसल तैयार हो जाती है तो उसकी खुशी बांटता है कि चलो अब हमारी फसल जो है पककर तैयार हो गई है, अब हम इसे बाज़ार में बेचकर अब हमारे पास क्या हो जाएगा,
पैसा आ जाएगा। और कुछ लोग ये सोचते हैं, ये आशा से खुश हो जाते हैं कि अब जो है अब कोहरा कम होगा, क्योंकि पाला कम होगा तो ओस मतलब वो नहीं गिरेगी, तो उनकी फसलों को क्या मिलेगा, बढ़ने का मौका मिल जाएगा। सूरज की गर्मी बढ़ने से खेतों में खड़ी फसल तेजी से बढ़ेगी। जब सूरज की गर्मी होगी तो जो खेतों में जो फसलें हैं वो कह रहा है कि जल्दी से बढ़ने लगेंगी। सभी प्रांतों और इलाकों का अपना रंग और अपना ढंग नज़र आता है। सभी राज्य, प्रांत मतलब राज्य, और इलाके जितने भी उसमें जो भी जितने छोटे मोटे जो भी शहर हैं उनमें, तो सभी का जो है अपना रंग और अपना ढंग, अपना अपना तरीका नज़र आता है कि वो उस त्यौहार को किस ढंग से मनाते हैं। इस दिन सब लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद और फसलों के घर में आने की खुशी का इजहार करते हैं। फसलों से जुड़े त्यौहार किसान इसलिए मनाते हैं क्योंकि उन्हें होता है कि हमारी जो फसल हमने बोई थी वो अच्छी हुई है, और इससे जो है उनके घर में जो है पूरे साल जो है कभी भी अन्न की कमी नहीं होगी। तो अपनी फसलों के घर में जब उनके कट के फसल वो आती है, उनके खेत से घर में आती है, तो वो उसको क्या बनाते हैं, अपनी खुशी का इजहार मतलब करना है, प्रकट करना है, अपनी खुशी को प्रकट करते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांत, असम में बिहू, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग का पर्व सभी खेती और फसलों से जुड़े त्यौहार हैं। अब देखिए भारत के इतने राज्य हैं, वहाँ पे अलग अलग राज्यों में उसके मनाने के अलग अलग तरीके हैं और उनका नाम भी उन्होंने अलग अलग दिए हैं। जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में फसलों से जुड़े त्यौहार को हम मकर संक्रांति बोलते हैं या फिर उसको तिल संक्रांत भी बोलते हैं। असम में उसे बिहू के नाम से जाना जाता है, केरल में ओणम, तमिलनाडु में उसे पोंगल बोला जाता है, पंजाब में लोहड़ी और झारखंड में सरहुल, और गुजरात में जो है उसे पतंग का पर्व भी कहते हैं। इन्हें जनवरी से मध्य अप्रैल तक अलग अलग समय मनाया जाता है। कह रहे जनवरी के मध्य से मतलब आधा जनवरी जब हो जाता है वहाँ से लेकर अप्रैल के महीने तक इसे अलग अलग समय में मनाया जाता है। झारखंड में सरहुल बड़े जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है। 4 दिनों तक इसका जश्न चलता रहता है। झारखंड में जो सरहुल का त्यौहार है ये जो है बहुत जोश खरोश से मतलब बहुत लोग उत्साह के साथ इस त्यौहार को मनाते हैं, और यह जो त्यौहार है कितने दिन तक चलता है, 4 दिन तक मनाया जाता है। अलग अलग जनजातियां इसे अलग अलग समय में मनाती है। संथाल लोग फरवरी मार्च में, तो ओराव लोग इसे मार्च अप्रैल में मनाते हैं। आदिवासी आमतौर पर प्रकृति की पूजा करते हैं। तो कह रहे यहाँ पर जो है अलग अलग जनजातियाँ हैं, ये अलग अलग समय में इस त्यौहार को मनाती है। जो संथाल जाति के लोग हैं वो फरवरी मार्च में मनाते हैं, और जो ओराव जनजाति के लोग हैं वो लोग इसे मार्च अप्रैल में मनाते हैं। आदिवासी आमतौर पर प्रकृति की पूजा करते हैं। प्रकृति मतलब होता है नेचर। तो कह रहे आदिवासी जो लोग हैं ज़्यादातर प्रकृति की पूजा करते हैं। सरहुल के दिन विशेष रूप से साल के पेड़ की पूजा की जाती है। इस दिन जिस पेड़ की पूजा की जाती है वो है साल। यही समय है जब साल के पेड़ों में फूल आने लगते हैं। कह रहे यही वह समय होता है जब जो साल का पेड़ है इसमें फूल आते हैं और मौसम बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। खुशनुमा होता है मतलब खुशी से भरा हुआ। तो चारों तरफ जो है इस मौसम के आने से खुशियां भर जाती हैं। स्त्री पुरुष दोनों ही ढोल मंजीरे लेकर रात भर नाचते गाते हैं। जो स्त्री पुरुष जो है, औरत है और जो पुरुष है, वो लोग जो है रात भर क्या करते हैं, ढोल और मंजीरे लेकर नाचते गाते हैं। चारों ओर फैली हुई छोटी छोटी घाटियाँ, लंबे लंबे साल के वृक्षों का जंगल और वहीं आसपास बचे छोटे छोटे गांव। वो कह रहे चारों ओर जो छोटी छोटी घाटियाँ से जो घिरी होती है, वहाँ लंबे लंबे साल के पेड़ जो होते हैं, उनका जो बड़ा सा जंगल होता है पेड़ों का, और वहाँ जो आसपास छोटे छोटे गांव बसे हुए हैं। लिपे पुते करीने से बुहारे और सजाए गए अपने घरों के सामने लोग एक पंक्ति में कमर में बाहें डालकर नृत्य करते हैं। लिपे पुते मतलब जो पुताई वगैरह कर देते हैं उनको साफ़ सुथरा करके। करीने से बुहारे, बुहारे का मतलब होता है झाड़ पोंछ करके। और सजाए गए अपने घरों के सामने लोग एक पंक्ति में अपने घर के सामने अच्छे तरीके से अपने घरों को उन्होंने इस त्यौहार में सजाया हुआ होता है। फिर वो लोग क्या करते हैं, एक लाइन बनाकर कमर में बाहें डालकर नृत्य करते हैं। अगले दिन वे नृत्य करते हुए घर घर जाते हैं। पहले दिन तो रात को क्या करते हैं, वो नृत्य करते हैं। दूसरे दिन वो नृत्य करते हुए नाचते हुए घर घर जाते हैं और वहाँ पर घरों में क्या लगाते हैं, फूलों के पौधे लगाते हैं। घर घर से चंदा मांगने की भी प्रथा है।
वो हर घर में जाते हैं और वहाँ पर चंदा इकट्ठा करते हैं। पर चंदे में मालूम है क्या मांगते हैं? पर पता है कि तुम्हें चंदे में वो लोग क्या मांगते हैं? मुर्गा, चावल और मिश्री। फिर चलता है खाने पीने और खेलों का दौर। कह रहे जब वो लोग चंदा इकट्ठा करके आ जाते हैं तो उसके बाद फिर वो क्या करते हैं, खाने पीने की चीज़ें और खेल का दौर चलता है कि मतलब अब क्या वो फिर खेलते हैं, खाने पीने की चीज़ों को इकट्ठा करने के बाद उन्हें बनाते हैं। तीसरे दिन जाकर पूजा होती है। जब तीसरा दिन आ जाता है उस दिन वो पूजा करते हैं, जिसके बाद लोग अपने कानों में सरई का फूल पहनते हैं। पूजा करने के बाद लोग जो सरई है उसके फूल को अपने कानों में पहनते हैं। इसी दिन से वसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है और ये माना जाता है जिस दिन से त्यौहार मनाया जाता है उस दिन से ये माना जाता है कि वसंत ऋतु शुरू हो गई है। धान की भी पूजा होती है। धान माने होता है चावल, तो चावल की पूजा होती है। पूजा किया हुआ आशीर्वादी धान अगली फसल में बोया जाता है और जिस धान की वो लोग पूजा करते हैं तो उसको आशीर्वाद के रूप में जो उनकी अगली फसल होती है उस समय उसे बोया जाता है। तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा त्यौहार पोंगल के रूप में मनाया जाता है। जो तमिलनाडु जो हमारा राज्य है वहाँ पर जो फसलों से जुड़ा त्यौहार है जिसको हम मकर संक्रांति बोलते हैं, फसलों से जुड़ा त्यौहार है, उसको हम पोंगल के रूप में जानते हैं। इस दिन खरीफ की फसलें चावल, अरहर आदि काट कर घरों में पहुँच जाती हैं। तो कह रहे जो खरीफ की फसलें जैसे चावल और अरहर खरीफ की फसलें होती हैं और इस दिन जो है ये जो फसल है ये कटकर जो है वो घर में आ जाती है। लोग नए धान कूट कर चावल निकालते हैं और जब लोग नए धान लेकर आते हैं तो धान को कूटकर उसमें से क्या निकाल लेते हैं, चावल निकाल लेते हैं। हर घर में मिट्टी का एक नया मटका लाया जाता है जिसमें नए चावल, दूध और गुड़ डालकर उसे पकाने के लिए धूप में रख देते हैं। तो कह रहे हर घर में, तमिलनाडु के हर घर में क्या करते हैं लोग, मिट्टी का एक नया मटका लाते हैं उस दिन और उसमें क्या डालते हैं, चावल, दूध और गुड़। फिर उसे पकाने के लिए कहाँ रख देते हैं, उसे धूप में रख देते हैं। हल्दी शुभ मानी जाती है इसलिए साबुत हल्दी को मटकी के मुंह के चारों ओर बांध देते हैं। कोई भी शुभ काम होता है उस शुभ काम में हल्दी को शुभ माना जाता है, इसलिए कह रहे हैं कि वो जो साबुत हल्दी होती है उसको जो मटके का मुंह है उसके ऊपर चारों ओर बांध देते हैं। यह मटका दिन में 10:30 से 12 बजे तक धूप में रखा जाता है। फिर उस मटके को क्या रखा जाता है, धूप में रखता है। सुबह मान लो 10 बजे से रखा जाता है और कम से कम 12 बजे तक उसे रखा जाता है। जैसे ही दूध में उफान आता है और दूध चावल मटके से बाहर गिरने लगता है तो पोंगला पोंगल पोंगला पोंगल मतलब खिचड़ी में उफान आ गया के स्वर सुनाई देते हैं। वो कह रहे हैं फिर ये जो मटका होता है जिसमें तुम दूध और चावल रखे होते हैं तो जैसे दूध में उफान है, क्योंकि धूप में रखेंगे तो धूप में रखने से क्या होता है, मटका गर्म होगा। मटका गर्म होने से जो उसमें रखा हुआ दूध है, दूध और चावल है, उसका दूध में क्या आ जाता है, उबाल आ जाता है और वो जो है दूध और चावल मटके से बाहर गिरने लगता है। तो जो वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं तो वो सब बोलते हैं पोंगला पोंगल पोंगला पोंगल। इसका मतलब होता है कि खिचड़ी में जो क्या आ गया है, उफान आ गया, मतलब दूध उबलकर बाहर गिर गया है। तो इस तरह के लोग जो है बोलने लग जाते हैं। दूसरी ओर अगर हम बात करें गुजरात की, तो गुजरात राज्य में है पतंगों के बिना तो मकर संक्रांति का जश्न जो है वो अधूरा माना जाता है। लोग जो होते हैं गुजरात के लोग जो हैं वो इस दिन जो है मकर संक्रांति के दिन क्या करते हैं, पतंग उड़ाते हैं। इस दिन आसमान की ओर यदि नज़र उठाएं तो शायद हर आकार और रूप रंग की पतंगे जो हैं आकाश में लहराती हुई मिले। तो क्या अगर हम आसमान की तरफ आसमान में देखेंगे तो हम क्या देखते हैं कि चारों तरफ हर तरफ पतंगे ही पतंगे आकाश में लहराती हुई दिखाई देती हैं। वो हर आकार की होती है, छोटी, बड़ी, आड़ी, तिरछी, हर तरह की। प्रत्येक गुजराती चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या आयु का हो पतंग उड़ाता है। हजारों लाखों पतंगों से सूर्य भी ढक जाता है। तो अगर प्रत्येक गुजराती, गुजरात में रहने वाले जितने भी लोग हैं वो क्या कहलाते हैं, गुजराती। तो हर कोई व्यक्ति जो वहाँ पे गुजरात में रहता है चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या आयु का, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सभी लोग पतंग उड़ाते हैं। और आकाश में इतनी हजारों लाखों पतंगे हो जाती हैं कि जो सूर्य है वो भी ढक जाता है, वो दिखाई नहीं देता। कुमाऊं में मकर संक्रांति को घुघुतिया भी कहते हैं। अब बहुत से लोग जो होंगे जो उत्तराखंड में, वो तो लोग जानते हैं कि उत्तराखंड में जो है 2 मंडल हैं, कुमाऊं और गढ़वाल। तो कुमाऊं में जो है मकर संक्रांति को घुघुतिया भी कहते हैं। इस दिन आटे और गुड़ को गूंथकर पकवान बनाए जाते हैं। इन पकवानों को तरह तरह के आकार दिए जाते हैं, जैसे डमरू, तलवार, दाड़िम का फूल आदि।
तो कहने कि जो उत्तराखंड के लोग हैं और जो कुमाऊं क्षेत्र में हैं वो लोग मकर संक्रांति को घुघुतिया भी बोलते हैं। और इस दिन आटे और गुड़ का पाक बनाया जाता है। गुड़ को जो है गर्म पानी में उबालकर गुड़ को पिघलाया जाता है और फिर उसे आटे के साथ गूंद लिया जाता है। फिर इसे जो है पकवान बनाए जाते हैं और जिसे अलग अलग तरीके के उनको क्या दिया जाता है, आकार दिया जाता है। जैसे कोई डमरू की शेप में बनाया जाता है, कोई तलवार की शेप में और कुछ दाड़िम का फूल। इस तरह से पकवान को तलने के बाद एक माला में पिरोया जाता है। फिर इन पकवानों को जब बना लिया जाता है उसके बाद उसे तल लेते हैं। फिर उसकी एक माला बना ली जाती है। माला के बीच में संतरा और गन्ने की गंडेरी पिरोई जाती है। जो माला होती है उसके बीच में संतरा रखा जाता है और बाकी उसके दोनों साइडों में क्या रखते हैं, गन्ने की गडेरी पिरोई जाती है। यह काम बच्चे बहुत रुचि और उत्साह के साथ करते हैं। बच्चों को अगर बोला जाए कि चलो आप ये काम कर दो, एक माला बना दो, तो बच्चे जो है बहुत उत्साह के साथ, जोश के साथ, पूरे उत्साह के साथ इस काम को करते हैं। सुबह बच्चों को माला दी जाती है। जब सुबह हो जाती है तो बच्चों को वो माला पहनने के लिए दी जाती है। बहुत ठंड के कारण पक्षी पहाड़ों से चले जाते हैं। कह रहे जब ठंड हो जाती है तो पहाड़ों से पक्षी भी जो है माइग्रेट कर जाते हैं, दूसरी जगह पर चले जाते हैं। उन्हें बुलाने के लिए बच्चे इस माला से पकवान तोड़ तोड़ कर पक्षियों को खिलाते हैं और गाते हैं। फिर उन पक्षियों को बुलाने के लिए जो बच्चे होते हैं वो माला जो उन्होंने पहनी हुई होती है उसमें से पकवानों को तोड़ते जाते हैं और पक्षियों को खिलाते हैं और फिर गाना भी गाते हैं। कौवा आओ घुघुत आओ। घुघुत मतलब कबूतर होता है पहाड़ों में, जो कुमाऊं क्षेत्र में वहाँ पे घुघुत बोलते हैं उन्हें, तो बुलाते हैं कौवा आओ घुघुत आओ, ले कौवा बड़ो, मैं कह दे जा सोने का घड़ो। तो कह रहे हैं कि कौवा आ और इसे ले जा, बड़ को ले जा और मुझे इसके बदले में क्या दे जा, सोने का घड़ा दे जा। खा ले पूरी मैं कह दे जा सोने की छुरी। कह रहे पूरी को खा ले और इसके बदले में जो है मुझे सोने की छुरी दे जा। इसके साथ ही जिस चीज़ की वो कामना हो वह मांग लेता है। अगर उनकी कोई और भी इच्छा है तो उस समय पर वो उसे मांग लेते हैं। है ना कितने अलग अलग अंदाज मकर संक्रांति को मनाने के। तो कह रहे अलग अलग देखो लोग जो है किस तरीके से अलग अलग तरीके से मकर संक्रांति को मनाते हैं। कहीं दूध चावल और गुड़ की खीर बनती है तो कोई 5 प्रकार के नए अनाज की खिचड़ी बनाता है। तो अलग अलग प्रांतों में इसको फसलों के त्यौहार को अलग अलग ढंग से मनाया जाता है। तो कहीं तो दूध और चावल और गुड़ की खीर बनती है और कहीं जो है 5 प्रकार के अनाज की खिचड़ी बनती है। कहीं कहीं लोगों का सैलाब नदी में स्नान के लिए उमड़ पड़ता है और कहते हैं मकर संक्रांति के दिन जो है लोग जो है वो क्या करते हैं, गंगा स्नान करते हैं। उनके आसपास जो भी नदी होती है वहाँ पर वो क्या करते हैं, स्नान करते हैं और बहुत सारा लोगों का जो भीड़ होती है वो वहाँ पर उमड़ पड़ती है। लोग ठंड से ठिठुरते रहेंगे पर बर्फीले पानी में कम से कम एक डुबकी तो ज़रूर लगाएं, क्योंकि जनवरी के समय में कह रहे ठंड होती है तो लोगों को जब पानी में, नदी के पानी में स्नान करते हैं तो उन्हें ठंड से बेशक से ठिठुरते रहेंगे, मतलब उसे सर्दी लगती है, कपकपाते रहेंगे, लेकिन फिर भी मतलब कम से कम उन्हें एक डुबकी तो पानी में ज़रूर लगानी है। हाल यह होता है कि इन जगहों पर तिल रखने की भी जगह नहीं होती। तिल रखने का मतलब, तिल तो आपने देखा होगा छोटा सा होता है, तिल का दाना देखा है ना आप लोग। तो कह रहे हैं कि इतनी भी जगह नहीं होती कि लोग जो है वो वहाँ पर पाँव रख सके, मतलब इतनी ज़्यादा भीड़ होती है वहाँ पर। तिल से याद आया, मकर संक्रांति के दिन पानी में तिल डालकर स्नान करना, तिल दान करना, आग में तिल डालना, तिल के पकवान बनाना विशेष महत्व रखता है। तो कह रहे तिल से एक बात याद आ गई कि इस दिन जो है कुछ लोग जो है पानी में तिल डालकर स्नान करते हैं, कुछ लोग इस दिन तिल का दान करते हैं, आग में तिल डालते हैं और तिल से जो पकवान बनते हैं उनको बनाने का विशेष महत्व है। तुम्हारे घर या इलाके में इस त्यौहार को कैसे मनाया जाता है? तो ये पूछ रहा है इसमें लेखा कि तुम्हारे मतलब घर या इलाके में जो है जितने ये प्रदेश बताए गए हैं, जितने राज्य बताए हैं, इसके अलावा तुम्हारे आसपास इस त्यौहार को कैसे मनाते हैं? इसे खिचड़ी, पोंगल, मकर संक्रांति या कुछ और कहा जाता है? तो आपकी जगह पे, आपके राज्य में जहाँ आप रहते हैं वहाँ पे खिचड़ी, इसे पोंगल, मकर संक्रांति या कुछ और कहा जाता है? या तुम फसलों से जुड़े कोई और त्यौहार बनाते हो? अगर तुम जो इसमें बताए गए हैं पाठ में, इसके अलावा क्या तुम कोई और भी फसलों से जुड़ा कोई त्यौहार मनाते हो? यदि तुम आपस में बात करो तो तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी कि कई बार एक ही इलाके में रहने वाले लोग भी इस त्यौहार को अलग अलग ढंग से मनाते हैं। कहते हैं कि अगर आप लोग जो अलग अलग जगह से आए हैं वो आपस में बात करें तो जब बताएगा कोई कि मतलब हमारे यहाँ अलग तरीके से बनाते हैं
तो तुम्हें ये जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि कई बार लोग एक ही इलाके में रहते हैं लेकिन अलग अलग जो है राज्यों के रहते हैं, तो कह रहे हैं उनके मनाने का, इस त्यौहार को मनाने का उनका ढंग जो है अलग हो सकता है। तो बच्चों, ये था आपका हिंदी रिमझिम का पार्ट 2 और ये लेसन जो है यहीं पे ख़त्म होता है। तो आज आपने पढ़ा इस लेसन में फसलों के त्यौहार। तो आज ये लेसन यहीं ख़त्म करती हूँ। धन्यवाद। घर पे रहें और सुरक्षित रहें।